नमस्कार। आज हम सीधे जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की थोड़ी जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, अखबारों की सुर्खियां हैं, कुछ अंदरूनी नोट्स भी हैं, जो दुनिया भर में जो भी हलचल चल रही है, उसकी एक झलक दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अलग-अलग खबरों को जोड़कर देखें, समझें कि भारत कैसे बड़ी ताकतों के बीच अपनी जगह बना रहा है, मध्य पूर्व में क्यों तनाव बना हुआ है हाँ, और दुनिया के मंच पर कौन से नए समीकरण बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज के सूत्र हमें दिखाते हैं कि ये वैश्विक मंच जो है, वो एक लगातार बदलते शतरंज के खेल जैसा है। चाहे भारत की कूटनीतिक चालें हों या अलग-अलग जगहों पर जो संघर्ष चल रहे हैं या फिर बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, हर चीज़ के गहरे मायने हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन उलझी हुई कड़ियों को सुलझाएं और समझें कि इन सब का असली मतलब क्या है हमारे लिए और दुनिया के लिए। अच्छा, तो शुरुआत भारत की कूटनीति से ही करते हैं। एक खबर जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो ये है कि भारत ने कैसे चीन और जापान के बीच वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ को लेकर जो तनाव चल रहा है, उससे खुद को बड़ी सफाई से अलग रखा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं 31 अगस्त 1 सितंबर को, लेकिन बीजिंग में 3 सितंबर को एक बड़ी सैन्य परेड है, उससे ठीक पहले वापस आ जाएंगे। ये महज संयोग तो नहीं लगता? नहीं, नहीं, ये संयोग नहीं है, ये सोची-समझी रणनीति है बिल्कुल। जापान ने कई देशों से कहा था, खासकर यूरोप और एशिया के देशों से, कि वो चीन की इस परेड में न जाएं। उनका मानना है कि ये परेड जापान विरोधी भावनाएं भड़काने वाली है। अच्छा, तो भारत का एससीओ में जाना वो चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश है, लेकिन परेड से दूर रहना ये जापान को भी एक संदेश है कि भारत उनकी चिंताओं को समझता है। ये भारत की वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या कह लीजिए रणनीतिक स्वायत्ता वाली बात है। मतलब किसी एक गुट के दबाव में आए बिना अपने हितों को साधना। लेकिन क्या ये संतुलन साधना, हम्म क्या ये लंबे समय तक चल सकता है, खासकर जब चीन और पश्चिम के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। फिलहाल तो भारत ये कर पा रहा है, लेकिन आगे दबाव बढ़ सकता है। बिल्कुल। खैर, इसी संतुलन का एक और उदाहरण हमें भारत फिजी संबंधों में दिखता है। खबर है कि भारत फिजी की राजधानी सुआ में एक डिफेंस अटैची मतलब रक्षा अताशे का पद बना रहा है हाँ, मैंने भी पढ़ा। और दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग भी बढ़ रहा है। इस साल एक भारतीय नौसेना जहाज के फिजी जाने की भी बात चल रही है। फिजी मतलब प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप देश, भारत के लिए ये इतना अहम क्यों हो गया अचानक? देखिए, साइज पर मत जाइए। फिजी और बाकी जो प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र हैं, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समुद्री व्यापार के रास्ते पर हैं और यहाँ चीन अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अच्छा, तो कैसे? वो बंदरगाह बना रहा है, निवेश कर रहा है। तो भारत का फिजी के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना, ये इसी चीनी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। और इंडो पैसिफिक में एक स्थिर, नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने की जो भारत की बड़ी रणनीति है, ये उसका हिस्सा है। सागर इनिशिएटिव से भी जुड़ता है ये। अच्छा, तो ये इंडो पैसिफिक की बड़ी बिसात पर एक चाल है, समझी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार के मोर्चे पर कुछ तनाव सा दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में गांधीनगर में बिना अमेरिका का नाम लिए काफी सख्त लहजे में कहा कि भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और आर्थिक स्वार्थ की राजनीति का मुकाबला करेगा। स्वदेशी पर भी जोर दिया। और ये बयान अमेरिकी टैरिफ की डेडलाइन 27 अगस्त से ठीक पहले आया है। हाँ, और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिच जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने हाल ही में भारत की BBB- रेटिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन अमेरिकी टैरिफ को एक मध्यम नकारात्मक जोखिम बताया है। मध्यम नकारात्मक जोखिम। हाँ, फिच का कहना है कि ठीक है, अमेरिका को जो भारत का निर्यात होता है, वो जीडीपी का सिर्फ 2% है, तो शायद सीधा असर बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन असली खतरा है अनिश्चितता का माहौल। अनिश्चितता का माहौल मतलब थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये कि अगर कंपनियों को ये डर लगा रहे कि भाई व्यापार के नियम कभी भी बदल सकते हैं, टैरिफ लग सकते हैं, तो वो भारत में बड़ा निवेश करने से या लंबे समय के सौदे करने से हिचकिचा सकती हैं। इसे पॉलिसी अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये बिजनेस सेंटिमेंट को चोट पहुंचाती है। अच्छा। तो मोदी का बयान एक तरह से हाँ, घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भरता का संदेश है और अमेरिका को भी एक कड़ा संकेत है कि भारत दबाव में नहीं आएगा। वाह, मतलब आंकड़ों से ज्यादा असर इस अनिश्चितता का हो सकता है। खैर, इन तनावों के बीच एक छोटी सी शायद सकारात्मक खबर भी है।
भारत ने सिंधु जल संधि के तहत बातचीत रुकने के बाद पहली बार पाकिस्तान के साथ तवी नदी में बाढ़ की चेतावनी का डेटा शेयर किया है। क्या इसे रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने का कोई संकेत माने? देखिए, बर्फ पिघलना कहना तो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कश्मीर जैसे बड़े मुद्दे तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन हाँ, ये एक छोटा पर महत्वपूर्ण मानवीय कदम जरूर है। खासकर जब दोनों देशों में बाढ़ का खतरा रहता है तो इस तरह का डेटा शेयर करना जाने बचा सकता है। हाँ, वो तो है। कभी कभी ऐसे छोटे सहयोग जो होते हैं वो तनावपूर्ण माहौल में भी बातचीत के रास्ते खुले रखते हैं। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला आगे बढ़ता है या ये बस एक बार की बात है। चलिए अब भारत से निकलकर दुनिया के उन हिस्सों पर नजर डालते हैं जहां तनाव बहुत ज्यादा है। गाजा से दिल दहला देने वाली खबर आई है। सोमवार को खान यूनिस शहर के नासर अस्पताल पर इजरायली हमला हुआ। कम से कम 20 लोग मारे गए और मरने वालों में रॉयटर्स, एपी, अल जजीरा जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के 5 पत्रकार भी शामिल हैं। ये बेहद दुखद है और ये फिर से दिखाता है कि युद्ध क्षेत्रों में पत्रकारों के लिए काम करना कितना खतरनाक है। ये घटना गाजा में जो मानवीय संकट है उसकी भयावहता को भी दिखाती है। और इसी से जुड़ी एक और चिंताजनक बात, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, हाँ, यूएन की एजेंसी, हाँ, उसके प्रमुख कार्ल स्काउ ने कही है। उन्होंने बताया कि गाजा में खाद्य सुरक्षा की स्थिति निराशाजनक है। बच्चों में कुपोषण खतरनाक स्तर पर है और लोग, खासकर माताएं और बच्चे, भूख से मर रहे हैं। हे भगवान। WFP कह रहा है कि उनके पास खाना तो है, लेकिन बिना किसी कारगर सीज फायर के उसे जरूरतमंदों तक सुरक्षित पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और इजराइल का तनाव सिर्फ गाजा तक ही नहीं है ना? उत्तर में लेबनान के साथ भी तो तनातनी चल रही है। बिल्कुल। खबरें यह हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव? कि अगर लेबनान हिजबुल्लाह को निशस्त्र कर दे, मतलब उसके हथियार छीन ले, तो इजरायली सेना लेबनान सीमा से चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पीछे हट सकती है। अब ये पेशकश तो बड़ी है, लेकिन इसकी राह में रोड़े बहुत हैं। जैसे कि हिजबुल्लाह लेबनान में एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य ताकत है। उसे निशस्त्र करना लेबनान सरकार के लिए मतलब लगभग नामुमकिन काम है। तो ये प्रस्ताव शायद लेबनान पर दबाव बनाने की एक चाल ज्यादा है। और दक्षिण में यमन से भी हमले की खबरें थी। हाँ, रविवार को यमन की राजधानी सना पर हमले हुए। कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई घायल भी हुए। इन हमलों का आरोप ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर लगाया है। ये दिखाता है कि मध्य पूर्व का संघर्ष कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और फैलता जा रहा है। हूती विद्रोही तो गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हाँ, वो तो चल ही रहा है। तो ये हमले शायद उसी कड़ी का हिस्सा हैं और इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल की कीमतों पर भी पड़ता है। मध्य पूर्व के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध भी जारी है। क्या उसे खत्म करने की कोई कोशिश हो रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव में थे और ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से मिले हैं और किम जोंग उन से भी मिलना चाहते हैं। आप कूटनीतिक कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। केलॉग का दौरा, ट्रंप की बातचीत की इच्छा, ये सब अहम है, पर क्या ये किसी ठोस समाधान तक ले जाएंगे, ये देखना होगा। इस बीच युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, खासकर एनर्जी मार्केट पर लगातार पड़ रहा है। हाँ, तेल की कीमतें फिर बढ़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाजार को डर है कि रूस की तेल सप्लाई में रुकावट आ सकती है, चाहे वो अमेरिका के नए प्रतिबंधों से हो या यूक्रेन के ड्रोन हमलों से जो रूसी तेल ठिकानों को नुकसान हो रहा है उससे हो। युद्ध और संघर्ष के बीच एक और मानवीय त्रासदी है रोहिंग्या शरणार्थियों की। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में सोमवार को हजारों रोहिंग्याओं ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि उन्हें म्यांमार में उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजा जाए। उनके बैनरों पर लिखा था, अब और शरणार्थी जीवन नहीं। ये सुनकर ही बहुत दुख होता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और पेचीदा संकट है। बांग्लादेश में करीब 13 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं। हाँ। और अब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि भाई उनके देश के पास इन शरणार्थियों पर और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि कोई स्थायी समाधान निकालो। लेकिन समाधान निकले कैसे? मुश्किल यही है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में, जहां से ये रोहिंग्या भागे थे, वहां अब अराकान आर्मी नाम के एक हथियारबंद विद्रोही गुट का कब्जा हो गया है। इससे उनकी सुरक्षित वापसी और भी मुश्किल हो गई है। ये एक ऐसी क्षेत्रीय समस्या बन गई है जिसका कोई आसान हल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। वाकई दुनिया में समस्याएं कम नहीं हैं, लेकिन कुछ जगहों पर रिश्तों में बदलाव भी आ रहे हैं।
एक दिलचस्प घटनाक्रम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हाल ही में ढाका गए थे। ये 13 साल में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला बांग्लादेश दौरा था। हाँ, ये काफी अहम है। 2009 में जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब से दोनों देशों के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। क्यों? मुख्य वजह थी बांग्लादेश का 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाना, जिसमें कई पाकिस्तान समर्थक नेता शामिल थे। फिर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में पाकिस्तान की भूमिका का आरोप भी था। अच्छा। लेकिन पिछले साल शेख हसीना के हटने के बाद अब रिश्तों में कुछ नरमी दिख रही है। इस नरमी के पीछे क्या वजह हो सकती है? कई कारण हैं। एक तो बांग्लादेश में सत्ता बदली है। दूसरा, कहा जा रहा है कि चीन ने भी इसमें भूमिका निभाई है। उसने हाल ही में एक त्रिपक्षीय बैठक भी करवाई थी। ओह। डार के दौरे में वीजा नियमों में ढील देने, सीधी उड़ानें शुरू करने, व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है क्या? कि 1971 के हुए पाकिस्तान से माफी और मुआवजे जैसे जो पुराने और भावनात्मक मुद्दे हैं, वो अभी भी अनसुलझे हैं। तो देखना होगा ये नरमी कितनी टिकती है। भारत तो इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया के समीकरणों को बदल सकता है। एक और कूटनीतिक चाल ईरान की तरफ से। यूरोपीय ताकतों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ उनकी परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होनी थी मंगलवार को। उससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को ईरान ने इसी मुद्दे पर रूस के साथ मास्को में चर्चा की। ये टाइमिंग क्या कहती है? ये ईरान की सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल, यूरोपीय देश ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो यूरेनियम संवर्धन रोके और IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को पूरी जांच करने दे। हाँ, वरना प्रतिबंध लगा देंगे। बिल्कुल। धमकी यही है कि अगर ईरान नहीं माना तो 2015 वाले परमाणु समझौते के तहत जो प्रतिबंध हटाए गए थे वो दोबारा लगा देंगे। ऐसे में बातचीत से ठीक पहले रूस से मिलना ये ईरान की तरफ से पश्चिम को एक संदेश है कि भाई देखो, हमारे पास और भी दोस्त हैं, हम दबाव में नहीं आएंगे। रूस और चीन का समर्थन ईरान को बातचीत में मोलभाव करने की ताकत देता है। यूरोप की बात करें तो पोलैंड से खबर आई है जो शायद यूक्रेन के प्रति बदलते रवैये का संकेत दे सकती है। पोलैंड के राष्ट्रपति कैरल नवरोखी ने एक कानून रोक दिया है। इस कानून से उन यूक्रेनी शरणार्थियों को भी बच्चों के लिए सरकारी भत्ता मिलना था जो पोलैंड में काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि भत्ता सिर्फ काम करने वाले यूक्रेनी माता पिता को ही मिलना चाहिए। हाँ, ये पोलैंड की अंदरूनी राजनीति और शरणार्थी मुद्दे पर बढ़ती, कह सकते हैं, थकान को दिखाता है। युद्ध की शुरुआत में पोलैंड ने बहुत खुले दिल से यूक्रेनी शरणार्थियों का स्वागत किया था, शायद सबसे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जब लाखों शरणार्थी अब भी वहीं हैं, करीब 15 लाख बताए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था और समाज पर दबाव महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति नवरोखी ने चुनाव में पहले पोल्स का नारा दिया था और वो विदेशियों के अधिकार कम करने की बात करते रहे हैं। ये कदम उसी दिशा में है। ये दिखाता है कि कैसे मानवीय मुद्दे भी घरेलू राजनीति और आर्थिक चिंताओं से प्रभावित हो जाते हैं। और अमेरिका में क्या चल रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली की मेजबानी की और फिर से उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताई। लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिया कि दक्षिण कोरिया से आने वाले सामान पर 15% टैरिफ जारी रहेगा। ये कैसा रवैया है? ये ट्रंप की खास स्टाइल है। एक तरफ कूटनीति की बात, दूसरी तरफ व्यापारिक दबाव। किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताना शायद उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर जो गतिरोध है उसे तोड़ने की एक और कोशिश है। ये उनकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। हाँ, पहले भी मिले थे। वो अक्सर अमेरिका के सहयोगियों के लिए उलझन पैदा करता है। अब कुछ ऐसे मुद्दों पर आते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जैसे सीमा पार अपराध। भारत में ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने हाल ही में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कहा जा है कि इसके तार कई देशों से जुड़े हैं। ये ट्रांसनेशनल क्राइम यानी सीमा पार संगठित अपराध की जो बढ़ती चुनौती है उसे दिखाता है। ड्रग्स, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब अक्सर आपस में जुड़े होते हैं और अपराधी गिरोह कई देशों में फैले नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इस ताज़ा मामले में जैसा जांच पे पता चला, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा था और काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए बहुत ही जटिल तरीके अपनाए जा रहे थे। इनसे निपटना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, किसी एक देश के बस की बात नहीं है ये। इसके लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। इसी तरह भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कदम उठा रहा है जिनका असर बाहर भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। सरकारी दफ्तरों में, खासकर सिविल सचिवालय और DC ऑफिस में
आधिकारिक कंप्यूटरों पर पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं होगा और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बैन कर दिए गए हैं। वजह बताई गई है डेटा संप्रभुता और सुरक्षा उल्लंघन रोकना। डेटा संप्रभुता का मतलब है कि देश का डेटा उसी की सीमाओं के भीतर रहे और सुरक्षित रहे। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में इस तरह के प्रतिबंध सुरक्षा के लिहाज से हाँ समझे जा सकते हैं। बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में डेटा ही सबसे कीमती चीज है और साइबर हमले या डेटा लीक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये दिखाता है कि सरकारें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कितनी चिंतित हैं। और सुरक्षा का एक और पहलू है सीमावर्ती इलाकों का विकास। केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी वीवीपी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली में इस पर एक बड़ी कार्यशाला भी की थी। इसका मकसद है भारत की उत्तरी सीमा से लगे गांवों का पूरी तरह से विकास करना। हाँ, वीवीपी यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे राज्यों और यूटीज के सीमावर्ती गांव शामिल हैं। मतलब वो इलाके जो चीन से लगी सीमा पर हैं। हाँ। इन गांवों में सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के साथ साथ पर्यटन और रोजगार के मौके बनाना इसका लक्ष्य है। अच्छा। ये सिर्फ विकास का मामला नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम भी है। रणनीतिक कैसे? देखिए, अगर सीमावर्ती गांव विकसित होंगे, हाँ। वहां अच्छी सुविधाएं होंगी, लोग खुशहाल होंगे, तो वहां से पलायन रुकेगा, लोग वहीं टिके रहेंगे। अच्छा। इससे सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होती हैं। दूसरा, चीन अपनी तरफ सीमा पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, गांव बसा रहा है। वीवीपी एक तरह से उसका जवाब भी है। अच्छा। अपनी सीमा को मजबूत करना, हाँ। वहां भारतीय उपस्थिति को मजबूत करना और बाहरी प्रभाव को कम करना, ये भारत की लंबी अवधि की सीमा प्रबंधन रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो आज के सूत्रों को जोड़ने पर जो तस्वीर उभरती है वो काफी हलचल भरी है। भारत बड़ी शक्तियों के बीच सावधानी से रास्ता बना रहा है, छोटे देशों से रिश्ते जोड़ रहा है, तो वही व्यापारिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गाजा से लेकर यूक्रेन तक पुराने संघर्ष जारी हैं, जिनका मानवीय और वैश्विक असर गहराता जा रहा है। रोहिंग्या जैसे संकट दशकों से हल नहीं हो पाए हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद शुरू हो रहा है, तो ईरान पश्चिमी दबाव के सामने रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। ये दिखाता है कि समीकरण लगातार बदल रहे हैं, कोई चीज स्थिर नहीं है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। हम अक्सर चीन+1 रणनीति की बात सुनते हैं, मतलब कंपनियां चीन के अलावा किसी और देश में भी निवेश करें। साथ ही एशिया के देश जैसे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ये सब आपस में आर्थिक और रणनीतिक रूप से करीब आ रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। तो क्या हम वाकई वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव की एक तरह से दहलीज पर खड़े हैं? क्या एशिया अपनी तमाम अंदरूनी चुनौतियों के बावजूद दुनिया में एक नई, ज्यादा स्वतंत्र और केंद्रीय भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है? मतलब पश्चिम पर अपनी निर्भरता कम करके खुद अपने हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।